लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में। अभी हम लोगों ने मई मंथ का रिवीजन किया है, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद में आज से जून जो मंथ है इसका रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली यदि 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर हम लोग जून मंथ का भी करंट अफेयर कर लेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6 महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर करें। आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हम लोग कवर करते हैं और एक क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 30 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। यहां पर एक मोटिवेशनल कोट या फिर हम लोग कहें कि एक गाइडेंस जो कोट है वो आप लोगों के लिए है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स। जो आप लोग सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यदि आप किसी जोकर के बारे में सोचेंगे तो आप वैसा रिएक्ट करने लगेंगे। उसकी हरकतों को गौर से देखेंगे तो वैसा ही कुछ आपके शरीर के पूरी बॉडी के हाव भाव वैसे ही होने लगेंगे। यदि आप लोग जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनके बारे में सोचोगे, उनकी कहानियों के बारे में पढ़ोगे तो वैसे ही आप लोग रिएक्ट करने लग जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान है कि जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर वैसे ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करना शुरू कर दे तो एक ना एक दिन वो क्या बन जाता है, सिविल सर्वेंट बन जाता है। इसीलिए आपकी जैसी सोच होती है वो आपको वैसा ही बना देती है। कि एग्जाम्पल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सुल्तान खान का। सुल्तान खान जो हैं वो सारंगी वादक हैं। जैसे गाना है पिया बसंती रहे, आप लोग सुनना उसको। यदि आप लोग उसकी लाइव परफॉर्मेंस सुनोगे तो आप लोगों को यह लगेगा कि सुल्तान खान जो हैं वो बिल्कुल सारंग की आवाज के अंदर ही गाना गा रहे हैं। तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने मुंह से सारंग की आवाज निकाल रहा हूं, क्योंकि जैसा वो इंस्ट्रूमेंट बजता है वैसा ही मैं भी बन चुका हूं। इसलिए इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आप लोग बेहतर सोचिए, बेहतर बनेंगे और बेहतर सोचेंगे तो बेहतरीन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पेरेंट्स के, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ये डेली करंट अफेयर का सेशन। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम दीपक इंदौरा ऑफिशियल के ऊपर। तो वहां पर जाकर आप इसे सर्च कीजिए और क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 30 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को कवर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए न्यूज ऑफ द डे क्या है। आप लोग को पता होगा कि बीएच रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अब भारत के अंदर लागू होगा। पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल्स पर आते थे तो शुरुआत के जो 2 नंबर हैं वो डिनोट करते थे स्टेट को जहां पर वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद में 26 ये जो नंबर है ये डिनोट करता है उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद में ये अल्फाबेट जो हैं वो रैंडमली अलॉट की जाते हैं और ये 4 नंबर जो हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं अल्फाबेट है और अल्फा न्यूमेरिक, ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इससे पहले ये जो सिंबल है, स्टिकर से आप लोगों को दिखता होगा, होलोग्राम का एक स्टिकर होता है। ये क्या होती है, बेसिकली एक स्टाम्प होती है जो कि क्रोमियम बेस एक अशोक चक्र सिंबल रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना, अशोक चक्र का ये सिंबल रहता है। इसके साथ में ही यहां पर इंडिया का ये सिंबल लगा रहता है। फिर यूनिक लेजर इथेक्स सीरियल नंबर, यहां पर एक सीरियल नंबर होता है, काफी माइनर होता है, बहुत ही बारीकी से यहां पे डिनोट किया था। लेकिन अब ये नंबर प्लेट जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, रिप्लेस करने का मतलब है कि अभी के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं चाहे वो सेंट्रल लेवल के हैं, तो अभी तक केवल उनको ही ये नंबर प्लेट जो है वो अलॉट की जाएगी। कौन सी वाली, ये बीएच नंबर वाली। इसमें शुरुआत के 2 डिजिट जो हैं वो ईयर को डिनोट करेंगे कि जिस समय उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। उसके बाद में बीएच जो है ये तो क्या है, भारत के लिए है। यहां पर इंडिया भी रख सकते थे, आईएनडी भी हो सकता था, लेकिन बीएच रखा गया है क्योंकि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बीएच जो है वो मतलब भारत जो है वो हमारे ग्रंथों में नाम मिलता है। फिर आप लोग देखिए बीएच जो है वो भारत तो हो ही गया है। इसके बाद में रैंडमली कोड जो है वो 4 अंकों का ये कोड होता है और ये अल्फा, मतलब ये जो
अल्फाबेटिकल है, इसको ये पीछे की तरफ लेकर आएंगे। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अब नए दिए जाएंगे BH सीरीज के अंदर। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात कि यदि एक व्हीकल दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है तो वहां पर उसके लिए जो भी रोड टैक्सेस हैं उसमें काफी ज्यादा उसकी बचत होगी। इसके साथ में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट को व्हीकल क्रॉस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आपको आपने कई बार देखा होगा कि एक स्पेसिफिक कोई व्हीकल नंबर है, जैसे यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, हिमाचल प्रदेश का है, कहीं का भी है, तो दूसरे स्टेट का जब नंबर प्लेट देखते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, रोक लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग एक चीज और समझिए, टैक्स स्लेब। नया व्हीकल जो परचेज किया जाएगा, यदि मान लीजिए पेट्रोल वर्जन के अंदर है, तो उसके लिए रोड टैक्स जो है वो 8%, 10% और 12% जो है वो निर्धारित किए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग, उसकी रेट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का व्हीकल है, 10 लाख रुपए का व्हीकल है तो उसके लिए 8% जो है वो रोड टैक्स है। और यहां पर एक चीज और है कि मैक्सिमम आप 14 साल तक का जो रोड टैक्स है उसको पे कर सकते हैं। 2 साल का भी पे कर सकते हैं, 6 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 ईयर्स के लिए आप वो जो है रोड टैक्स उसको पे कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि स्क्रैप पॉलिसी जो कि गुजरात के अंदर अनाउंस की गई थी, अब जो है वो 15 साल तो है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए और 20 साल किसके लिए है, डोमेस्टिक व्हीकल के लिए। आई होप आप लोग को ये न्यूज ऑफ द डे जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इटली के अंदर ये सम्मेलन जो है इसको आयोजित करवाया गया है। बेसिकली G7 के अंदर शामिल होता है इटली, और इटली ही ऐसा पहला देश है जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना है इसको ज्वाइन किया है। चाइना जो था वो 1949 के अंदर फ्री हुआ था, मतलब आजाद हुआ था, और इसका टारगेट है कि 2049 तक ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसको रोड और अदर जो व्हीकल्स हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ओशियन से, रोड ट्रांसपोर्ट से ये क्या कर दे, इसको जोड़ दे। तो ये क्या है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक है, G20 के अंदर टोटल 19 तो कंट्रीज हैं +1, एक क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है वो G20 के अंदर शामिल होता है। बेसिकली G20 और G7 के अंदर ये डिफरेंस है कि G20 के अंदर जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको काउंट किया जाता है, जबकि G7 के अंदर क्या होते हैं, डेवलप्ड नेशंस का ये ग्रुप है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो है इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसको हेड किया है। यहां पर बात की गई है जेंडर इक्वालिटी की, इसके साथ में ही बेटर हेल्थ केयर की यहां पर बात की गई है, और स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेफ्टी। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी जो है, जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर CCTV कैमरेज जो हैं वो यूज किए गए हैं, और यूज करने वाला पूरे विश्व में दूसरा स्थान दिल्ली को मिला है। तो वो क्या है, वुमेन सेफ्टी के अंदर भी काफी अहम रोल जो है वो अदा करेगा। तो अभी जो है इसको चेयर किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। हम लोग अभी बात कर रहे थे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स की, तो यहां पर जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 140 रैंक है। कितने कंट्रीज में, 156 रैंक में। लेकिन पहले जो हमारी रैंक थी 2020 के अंदर, 2020 में इंडिया की जो रैंक थी वो 112वीं रैंक थी। इसका मतलब है कि हम 28 रैंक जो हैं वो स्लिप हुए हैं। 153 कंट्रीज पहले थी, उसमें से 112 रैंक हमारी 2020 में थी, लेकिन इस बार ये याद रखिए 140 जो है वो हमारी रैंक है। किसमें, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर। साउथ एशिया की यदि हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd कंट्री के अंदर काउंट होता है, जबकि बांग्लादेश जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया है। इंडिया की नेबर्स की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो रैंक है वो 65 है, नेपाल की रैंक है 106, पाकिस्तान की 153, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। तो लास्ट एंड लीस्ट जो कंट्री है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। भूटान देखिए काफी अच्छा तो नहीं हम लोग कहेंगे, भूटान का भी 130 रैंक है, जबकि श्रीलंका जो है 116 है। तो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो किसका रहा है, बांग्लादेश का रहा है। चलिए फिर यहां पर देखिए टॉप पोजीशन पर है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे।
मैक्सिमम टाइम यही कंट्री जो है वो हमेशा टॉप में रहती हैं, क्योंकि यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी काफी ज्यादा हाई रहता है। यहां पर मानवाधिकारों की हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर जो है उस पर यहां पर ध्यान दिया जाता है और काफी हद तक ये फ्री है। G20 की यदि हम लोग बात कर रहे थे तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999 को, और सबसे पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो अमेरिका के अंदर 2008 के अंदर हुई थी। 16वां G20 समिट जो है वो इटली के अंदर आयोजित करवाया गया था और 17वां करवाया गया था इंडोनेशिया के अंदर। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 18वां जो है G20 समिट 2023 के अंदर करवाया जाएगा इंडिया के अंदर। बेसिकली भारत के अंदर 2022 में ये आयोजित होना था, मतलब 17वां भारत के अंदर आयोजित होना था, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया इंडोनेशिया में, और फिर भारत के अंदर अब कब होगा ये 2023 के अंदर आयोजित किया जाएगा। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सा राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है? वो है 14567। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता जो है, अवेयरनेस, वो आप लोग को होनी चाहिए। डीजीसीआई जो है, डीजीसीआई ने किस जेट की 2.5 साल के बाद जो है वो प्रतिबंध हटा लिया है? तो बोइंग 737 जो है इससे प्रतिबंध हटा लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि काफी ज्यादा एक्सीडेंट जो थे वो इन बोइंग विमानों के हो रहे थे। रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा, यानी कि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता ही था, तो इनके नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर नीरज चोपड़ा के नाम पर ये स्टेडियम बनेगा। और नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग के अंदर कौन सा है? सेकंड रैंक इनकी है। पहले ये 6 नंबर पे थे, अब जो है वो कौन से नंबर पर आ गए हैं? ये आ चुके हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, अच्छा, पहले 6 नंबर पे जो व्यक्ति थे वो दूसरे नंबर पे। तो नीरज चोपड़ा की रैंक जो थी वो 6 पोजीशन पे नहीं थी, इनकी रैंक थी कौन सी? 16th रैंक थी। ठीक है, तो इन्होंने जंप किया है सीधे 14th रैंक से कहां पर? सेकंड रैंक के ऊपर। तो 16 से इन्होंने जंप किया सेकंड रैंक के ऊपर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कौन बनाए गए हैं? तो अजय कुमार जो है वो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। आरबीआई की यदि हम लोग बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और ये जो है आरबीआई वो 1934 के एक्ट के तहत क्या होता है? संचालित होता है। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स यहां पे होते हैं। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये ईयर आप लोग जरूर याद रखना। हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर और गवर्नर है शक्तिकांता दास। ठीक है, आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है, मतलब बैंकों का बैंक है। सभी बैंक जो है इंडिया के, उनको रेगुलेट करता है आरबीआई, और इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ये डेट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले इंग्लिश गवर्नर कौन थे? वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे, वो पहले गवर्नर थे। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो गवर्नर अभी डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के अंदर नहीं है? तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर जो हैं वो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। हम लोग बात करें कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। हु इज, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक का जो सिंबल है उसके अंदर पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये उस सिंबल के अंदर रहते हैं आरबीआई के अंदर। फिर यहां पे देखिए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अपॉइंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। इनिशियली द सेंट्रल ऑफिस, आरबीआई का जो स्टार्टिंग में ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वो कोलकाता के अंदर था, और फिर इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया था? शिफ्ट किया गया था मुंबई के अंदर 1937 के अंदर। जैसे भारत की जो राजधानी थी वो 1911 से पहले कौन सी थी? कोलकाता थी, और 1911 के बाद में दिल्ली दरबार के तहत भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है, किसने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है। गुआम के अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच जो है वो आयोजित हुआ है। गुआम आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है। मालाबार युद्धाभ्यास जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि
एनुअल ये एक्सरसाइज होती है और एक साल हिंद महासागर के अंदर इंडियन ओशन में और दूसरी साल जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर इसको क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है, तो 9 जज जो हैं इनकी नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंट किया जाता है वो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। कॉलेजियम के अंदर 4+1 जज होते हैं और एक जो है वो कौन होते हैं, इसके अंदर सीजेआई रहते हैं। और इनके जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति, मतलब शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई है। बेसिकली इस योजना के अंदर जितने भी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनको पहले स्किल किया जाएगा और स्किल करने के लिए 12 महीने की जो ट्रेनिंग है वो इनको दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड जो है वो कितना दिया जाएगा, 2500 रुपए इनको अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो एक बार स्किल होने के बाद ये क्या कर सकते हैं, एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो पंजाब सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए पंजाब का जो निर्माण है वो हरियाणा से अलग करके किया गया था, ठीक है, तो हिंदी भाषा के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं, अ न्यू स्कीम हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए मेरा काम मेरा मान जो है ये योजना लाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। इसके अंदर स्किल जो है उनको इंप्रूव किया जाएगा जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होगी। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और 2500 रुपए पर मंथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इसके अंदर दिया जाएगा। पंजाब को एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1966 को। देखिए 1966, ठीक है, 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यदि इससे 10 साल पहले हम लोग चले 1956, तो 1 नवंबर 1956 को भारत का एकीकरण भी किया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके 10 साल बाद में ही पंजाब क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। तो हरियाणा और पंजाब जो है वो एक साथ निर्मित हुए थे। कैपिटल के लिए हम लोग बात करें तो चंडीगढ़ कैपिटल है कंबाइंड, हरियाणा की भी और पंजाब के भी। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह और चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ जस्टिस आप लोग देख सकते हैं रविशंकर झा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेबरिंग यदि हम लोग कंट्री की बात करें तो आप लोगों को पता भी होगा कि रेड क्लिफ जो है वो कहां पर स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर को टच करती है। तो पाकिस्तान जो है वो इसका नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नेबरिंग स्टेट्स है। लोकसभा सीट्स हैं 13, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और यहाँ की असेंबली सीट्स कितनी हैं, 117। ठीक है, ब्लैक बग जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है और हॉक जो है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री की हम यदि हम लोग बात करें तो शीशम, जिसको इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लेक्स हैं जो कि काफी फेमस हैं, जैसे सुखना लेक है, हरिके लेक है, इसके साथ में कंजली जो लेक है वो यहाँ पर फेमस है। हरिके तो आप लोग को पता होगा, हरिके बैराज है। हरिके बैराज पर सतलज नदी जो है, सतलज और व्यास नदी वो आकर मिलती है और यहां से इंदिरा गांधी नहर जो है वो भी निकाली गई है। मेजर डैम्स कौन से हैं पंजाब के अंदर, रंजीत सागर डैम है, सिसवान डैम है और जयंती डैम है। तो यहाँ पर रावी पर है सिसवा, तो यह नदी जो है वो भी आप लोग याद रखिए। इसके साथ में मेजर प्लेसेस है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमिंदर साहब भी कहा जाता है, जलियांवाला बाग है। इसके साथ में ही पावर प्लांट देखिए, गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट है। डांस कौन कौन से हैं यहाँ के, भांगड़ा है, गिद्दा है, झूमर है, धूमल है और धंकरा है। तो यहाँ पर ये फोक डांसेस भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो एल गणेशन जो है इनके द्वारा शपथ ली गई है, क्योंकि मणिपुर में पहले नजमा हेपातुल्ला थी और इनके स्थान पर अब एल गणेशन आए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम शुरू किया है, तो टाटा मोटर जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जहां पर 75 एथलीट जो हैं वो चुने जाएंगे और ये चुनने के लिए एक कमेटी गठित भी की गई है। एक बुक है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। इस बुक के राइटर कौन है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डीपी सिन्हा और अभिषेक सारन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ आप लोगों के लिए बुक्स है, एन ऑर्डिनरी लाइफ, अशोक लवासा जो पहले भारत के क्या रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं।
एक बुक है ओवर इट, ठीक है, लोनो जोन्स की ये बुक है। फिर है चाइना रोम, संजीव साहोता की बुक है। कुणाल बासु की काफी फेमस बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ये बुक्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो संदीप सिंह जो हैं वो वहां के खेल मंत्री है और इनके द्वारा शुरुआत की गई है। मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी ने कैबिनेट का गठन किया है। इसमें किस मंत्री पद का नाम नहीं रखा गया है? तो डेप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर है इस पद को इनके द्वारा हटा दिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले एक उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और आपकी जानकारी के लिए एक नॉलेज ये भी है कि अभी भारत के अंदर लगभग 25 उप मुख्यमंत्री हैं, 25 जो हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। और यहां पर ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर लगभग 4 से 5 जो हैं वो एक ही राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? तो आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे जरूर करना। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बी इसका करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि एक 12 डिजिट का नंबर होगा जो कि उसकी पहचान रहेगा, ठीक है। जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्क कर रहा है उसके लिए एक पहचान, डिजिटल पहचान नंबर दिया जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उद्घाटन किया गया है ई श्रम पोर्टल का और ये है ई श्रम कार्ड। ये जो यूनिक नंबर आप लोग देख रहे हैं ये 12 डिजिट्स के अंदर है और यही उसका क्या रहेगा, पहचान रहेगा। यहां पर लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। और इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और जितने भी वर्कर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं उनको ये काफी हद तक एक संतुष्टि देगा कि हमारे लिए जो है वो सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। इससे होगा क्या कि जितना भी नेशनल डेटाबेस है वो क्रिएट होगा ई श्रम कार्ड्स के तहत। 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जो कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी वैलिड रहता है। किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो याहू के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि जब भी याहू को सर्च करते हैं तो वहां पर न्यूज जो है वो अब हेडलाइंस के अंदर नहीं आती है। सीपीएल के 2021 सीजन का आयोजन आयोजन आज से हुआ, मतलब ये 27 तारीख का, मतलब 26 तारीख का ये न्यूज है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं सीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है इसका आयोजन शुरू हुआ है। 27 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे जो है वो 27 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, विदेशी कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको टक्कर देने वाली कौन सी भारत की ऐप है जो बनाई गई है? तो भारत कॉलर जो है वो बनाई गई है। तो जब भी आप लोग किसी का नंबर डायल करते हैं या फिर किसी का कॉल आता है तो ट्रू कॉलर जो है वो उसकी पहचान बता देता है। तो इसके स्थान पर अब भारत कॉलर जो ऐप है ये अब आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ईमेल है, फेसबुक है, तो ये सब आईडी जो है इसका पता चलेगा कौन से भारत कॉलर ऐप से। इससे एक चीज और होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फ्रॉड कॉल जो हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है और इससे भी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्वीडन बेस ये ऐप है और इस ऐप को वो स्वीडन देश जो है वही संभालता है। तो सारा डेटा जो है, सर्वर्स वगैरह सारा उन्हीं का होता है। तो कहीं ना कहीं डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, स्वीडिश कंपनी है। तो जब भी आप लोग ट्रू कॉलर को ऐप करते हैं, कोई नंबर आप लोग डायल करते हैं तो वहां पर ट्रू कॉलर पर उसका नाम जो है वो शो होने लग जाता है। यहां तक कि किसी का कॉल जो है वो इनकमिंग होता है तो भी उसका नाम शो होता है। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? तो दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो जी साथियान जो है इनके द्वारा जीता गया है। कौन आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? तो अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को, अजय कुमार जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो एसपी सेथुर रमन जो है इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। काफी मेहनती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही मेहनत से इन्होंने ये शतरंज के अंदर खिताब हासिल किया है। और यहाँ आप लोग देखिए कि 69 जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन थे? हर्षित राजा थे। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कवर किया था।
ये जो चेस का टूर्नामेंट होता है इसको कंट्रोल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा, और इसको फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, ये खिलाड़ी आप लोगों के सामने हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये शतरंज के खिलाड़ी कौन हैं जो कि अभी नंबर 1 रैंकिंग पे है। देखिए, भारत के अंदर विश्वनाथन आनंद जो हैं वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, जिनको 1991 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कर दिया गया है। चलिए, वन लाइनर हम लोग लेते हैं। पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व कप्तान थे? तो इंग्लैंड के पहले के कप्तान थे, अब उनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो संस्कृति री सनातन दीठ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो टोटल 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। 22 लैंग्वेजेस वो हैं जिसको 8th शेड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया गया है, जबकि 2 अदर लैंग्वेजेस कौन सी हैं? एक तो है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस हो गई जिसके अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और बिहार की पहली महिला अनामिका हैं जिनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, और उनकी कौन सी कृति थी? टोकरी में दिगंत। ये उनकी क्या है? ये कृति है, तो आप लोग जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ऐसा कारनामा जो है वो दिल्ली ने करके दिखा दिया है। बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस से ये ऐसा किया गया है, लेकिन यहां पर प्रति वर्ग मील पे यदि हम लोग देखें तो 1826 जो है वो कैमरास यहां पर फिट किए गए हैं, और इसके साथ में ही लंदन जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। 1138 कैमरे जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। तो दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो सबसे ज्यादा लगाए गए हैं। इसके बाद में और भी कई जो शहर हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, इसके साथ में शंघाई है, कई शहरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। यहां पर सीसीटीवी की फुटेज क्या होती है? हर बार आप लोग सीसीटीवी का नाम तो लेते हैं, लेकिन सीसीटीवी की जो नाम है वो आप लोगों का फुल फॉर्म आप लोग को पता नहीं होती। चलिए, सीसीटीवी की तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने में थोड़ा से मुझे कमजोर लग रहे हैं। तो सीसीटीवी का नाम फुल फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि डीएसएलआर जो है कैमरे के अंदर यूज की जाते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। तो सीसीटीवी के मैंने क्या बता दिया आपको? क्लोज सर्किट टेलीविजन, और डीएसएलआर की आप लोग फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की घोषणा में किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किराया को के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो शंकर देव ढकाल जो है इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। किसे आईसीएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुश्री मीना सिंह जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनको नियुक्त किया गया है, मीना सिंह को। कृषि कानूनों के विरुद्ध हुए संघर्ष में 104 किसानों या कृषि मजदूरों के वारिसों को किस राज्य की सरकार ने नौकरी देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि नवंबर 2020 के अंदर ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब ये दिल्ली बॉर्डर पर रुका हुआ है, और लगभग 1 साल जो है वो अब इसको हो चुका है। तो काफी लंबा टाइम यहाँ पर बीत चुका है। तो किसान संगठन जो हैं वो नवंबर से वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सरकार के द्वारा 3 एग्रीकल्चर लॉज जो है वो लाए गए थे, और उन्हीं को हटाने के लिए सरकार ये जो किसान संगठन है वो अड़े हुए हैं। और यहां पर नौकरी जो दी जाएगी वो दी जाएगी उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार को, चाहे फिर वो कोई मैरिड डॉटर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, ग्रैंड चिल्ड्रंस हो, तो उनको क्या दी जाएगी? यहाँ पर जॉब दी जाएगी। चलिए, हम लोग कुछ वन लाइनर्स और कवर करते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट, बेसिकली ये न्यूज हैं तो आप लोग ध्यान से देखना इनको। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की क्या की है? शुभारंभ किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने
23 अगस्त को एक राष्ट्रीय वेबिनार सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और पंचायतों की भूमिका, ये जो है एक वेबिनार है, इसको क्या किया है, इसका आयोजन किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शून्य भुखमरी, जीरो हंगर जो है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता एल गणेशन को मणिपुर का जो है वो नया राज्यपाल बनाया गया है। चलिए और न्यूज हम लोग देख लेते हैं। आईएनए मतलब भारतीय नौसेना अकादमी जो है एजीमाला के अंदर स्थित है। 11 और 12 अक्टूबर 2021 को प्रतिष्ठित वार्षिक यानी कि दिल्ली सीरीज सी पावर सेमिनार के 8वें संस्करण का क्या करेगी, वो आयोजन करेगी। अगली न्यूज है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो सोलर पीवी है, इस योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना जो है, परियोजना जो है, वो कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको ये क्या होती है वो तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन कर्नाटक पहला स्टेट बना था, जबकि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा स्टेट बन चुका है। यहां पर आप लोग देखिए कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। तो यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको समझिए कि भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये ईयर जो है वो आप लोग याद रखना। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने की है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव है 5-3+3+4। ये प्रारूप जो है वो कई एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो 5-3-3-4 का ये जो प्रारूप है, मतलब 5th क्लास तक, फिर उसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो 8th क्लास तक, ऐसे ऐड करते जाइए आप लोग के प्रारूप में। पहला 5 साल का बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1-2 में पढ़ेगा, इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं, कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। तो आई होप आप लोग की फॉर्मूला जो है वो समझ में आ चुका होगा। यहां 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो 9 से लेकर 12 तक जो है वो बोर्ड इसके अंदर करवाए जाएंगे। और इसमें एक पॉइंट और है कि 6 क्लास के अंदर ही बच्चा जो है इसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं कई बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वैसे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो 6 क्लास के स्टूडेंट्स को भी दी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कि एक काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स डिग्री कोर्सेज के अंदर ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनके लिए क्या खास है कि यदि उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ड्रॉप किया है तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड ईयर में ड्रॉप किया है तो डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि उन्होंने फाइनल ईयर के अंदर किया है तो डिग्री जो है वो उनको कंप्लीट दे दी जाती है। एमफिल हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो एमफिल जो है वो इसके लिए क्या है, डिसकंटिन्यूड है। मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, तो जैसे मान लीजिए कोई साइंस का फील्ड है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, यदि उसको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वो जो है वो फ्लेक्सिबल चॉइस कर सकता है। चलिए, ये जो है वो आप लोग के लिए क्या है, न्यूज है। तो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेहद उत्साह के साथ मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में 13 से 19 अगस्त 2021 के बीच दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये आप लोग याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। कई वर्षों की आंतरिक कलह के बाद आखिरकार अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में भारतीय शतरंज संघ का विलय हो गया है। देखिए, भारत के अंदर 2 संघ जो थे वो काम करते थे, अब जो है उनका विलय हो गया है। अब देश में शतरंज को एक ही इकाई जो है वो आयोजित करवाएगी। ठीक है, कौन करवाएगा, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जो है इसके द्वारा इसे आयोजित करवाया जाएगा। भारत के
अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल के अंदर रजत पदक जो है, सिल्वर मेडल, वो जीता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ओलंपियन फुटबॉलर और फीफा अंतरराष्ट्रीय रेफरी सैयद शाहिद हकीम का कर्नाटक के गुलबर्गा में निधन हो गया है। वे कितने साल के थे? 82 ईयर्स के थे। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह, इनका लखनऊ के अंदर निधन हो गया है और इन्हीं के नाम पर राम मंदिर का जो मार्ग है वो भी रखा गया है। चलिए, मई मंथ के हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब जो हमारी बारी है वो जून मंथ की है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने डुडोंग का भारत में 4 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास बताया है? तो आईआईटी रुड़की जो है, इसके द्वारा ये इतिहास बताया जा रहा है। देखिए, इंडियन ओशियन के अंदर ये जो है डुडोंग, ये पाए जाते हैं। बेसिकली ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं और ये कहां पर रहते हैं? ओशियंस के अंदर रहते हैं। किस भारतीय छात्र को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो तस्नीम असलम जो हैं, इनको क्या दिया गया है? गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई का। संजय दत्त को भी यहां पर क्या दिया गया था? गोल्डन वीजा दिया गया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिबाधित कौन बने हैं? तो जैंग होंग बने हैं और ये कहां के रहने वाले हैं? चाइना के ये रहने वाले हैं। हाल ही में जडेजा वंश के अंतिम शासक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो प्रगमाल सिंह सेकंड जो है ये इनका नाम है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश के द्वारा 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है? तो चाइना के द्वारा यह अनुमति दी गई थी और कल परसों ही जो है इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा? तो 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। यह चक्रवात के कारण भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, इसको काफी नुकसान पहुंचा है और ये कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। सिमलीपाल जो है वो भी उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसके साथ में चिल्का जो झील है या चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी कहां पर स्थित है? तो ये सब जो है वो उड़ीसा के ही पार्क हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में कोरोना का हाइब्रिड वेरिएंट किस देश में देखने को मिला है? तो वियतनाम के अंदर जो है वो हाइब्रिड वेरिएंट, मतलब हम लोग कर रहे हैं जून की करंट अफेयर, तो जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो सबसे पहले वियतनाम के अंदर देखने को मिला था। हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? तो 46% जो है वो कमी दर्ज की गई है। 28 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। मधुरी फ्लोर मैट जो है, इसके निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। तो वो महिलाएं कहां की हैं? वेस्ट बंगाल की है। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील बनाया गया है? दुबई के अंदर ये बना है। हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से रीअपॉइंट किया गया है? तो संदीप बख्शी को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध नामक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुजलाम कैंपेन जो है इसकी शुरुआत की गई है। 26 अगस्त 2021 को किसकी 111वीं जयंती मनाई गई? तो मदर टेरेसा जो है, इनकी 111वीं जयंती मनाई गई है। कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो वो है इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल विभिन्न स्मारकों का दौरा किया है? तो कर्नाटक के हम्पी मंदिर है, उनका दौरा किया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। बीएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो बने हैं पंकज कुमार सिंह और अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस जो है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, ये हमारा 28 अगस्त का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था और इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर जो है वो वरुण राजपूत के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया है कि स्पेस एक्स जो है उनका SN15 जो रॉकेट है वो किसका है? स्पेस एक्स का है। और ये क्या हुआ कि वापस से पृथ्वी के ऊपर लौट आया। फाउंडर भी इन्होंने बताया एलन मस्क है। फाउंड किया गया था 6 मई 2002 को। सीईओ भी कौन है? एलन मस्क है। और हेडक्वार्टर्स आप लोग देख सकते हैं कहां पर है? कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, स्पेस एक्स, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और है कि ये जो भी आंसर हैं, इनको किस राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मुझे भी आप लोग बताना कि कौन सा वो स्टेट है जिसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो वहां से उसको आप लोग डाउनलोड करके
सेव कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।